सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस चैनल पे मैं यहाँ पे नीट 2020 से लगा के 25 तक जितना भी आपका क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जितनी बार नीट हुआ है, जितनी बार पेपर हुआ है नीट एग्ज़ाम में, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कसन करते हैं। ठीक है, करेंगे मतलब। ठीक है, और पहला हम लोग जो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे नीट 20 का, जो 2020 में जो पेपर आया था, तो यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन को हम लोग पहले देखेंगे। इसके बाद में हम लोग केमिस्ट्री देन फिजिक्स सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बायो का यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, अंडरलाइन कर लिया करें, एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉपुलेशन में आपको सेक्स रेशियो मिल जाएगा। देखो, अगर सेक्स की बात करें तो ये हम लोग इंडिविजुअल के बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की ये प्रॉपर्टी है सेक्स। मोर्टेलिटी, ये भी जो है हमारा पॉपुलेशन लेवल पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पॉपुलेशन लेवल पे होती हैं, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन जो होती है ये इंडिविजुअल लेवल पे होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, अगर जो आप लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लास 12th की जो बायोलॉजी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सेकंड क्वेश्चन में आपको बता दूँ। सेकंड क्वेश्चन इज दैट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में क्या होगा, लॉग फेज होगा। आपने सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखा होगा, ये आप पीजीआर में जब देखोगे ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वहाँ पे भी आपको ये एक्सपोनेंशियल वो मतलब सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिलेगा। देन आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12th की जो इकोलॉजी वाला जो चैप्टर यूनिट है वहाँ पे देखोगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, एक सिग्मॉइड कर्व आपको वहाँ मिलता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो सिग्मॉइड कर्व आपको ध्यान रखनी चाहिए, सिग्मॉइड कर्व से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो इसको हम लोग सिंपल सा फाइब्रस रूट बोलते हैं। अगर जो बेस टर्म आ जाए कि बेस ऑफ द स्टेम जो होता है उससे जो रूट हमारी ओरिजिनेट होती है दैट इज़ फाइब्रस रूट। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको आराम से मैच करवा सकते हो। लेकिन देखो गाइस, ये क्वेश्चन मेरा करवाने का मकसद जो है ये सिर्फ इतना ही है कि आप इसको जो है अपने टॉपिक में, अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप इसको अंडरलाइन भी करते रहो कि ये पीवाईक्यू आपका पूछा गया है। तो ठीक है, तो होप ये पीवाईक्यू आपको नेक्स्ट टाइम भी देखने को मिलता है। अभी मैं दिखाऊंगा, जब आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर ले जाओगे 2020 से लगा के 2025 तक, तो आप देखोगे मैनी क्वेश्चन आर रिपीटेड। ठीक है, मैच करवाना है तो टाइफाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफिमोरियम, है ना। और एक का थर्ड यहाँ पे देखो, एक ही ऑप्शन में आपका बिल्ला, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसको इजीली करवा सकते हो। बाकी देखो, न्यूमोनिया का क्या हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो न्यूमोनिया का आप इसको इजीली कर सकते हो। फाइलेरिया जो है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम सभी रुक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी है, कर ले जाओगे आराम से। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है तो ऐसे ही पेपर मिलेगा, ऐसा पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ट्रेंड डिफरेंट हो चुका है। बट हाँ, ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब तो वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आ गए, ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन आने लगे। बट इसको पढ़ के जाना है तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हैं, जिसको छोड़ के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। मतलब इन्होंने कहा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है और ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, मतलब जो मदर नहीं बन सकती। अब देखो, ये IVF वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये इसी साल 2025 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस दे आर रिपीटेड, मैनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो यहाँ पे इसको यूज करवा के जिफ्ट करवाते हैं या फिर IUT करवाते हैं। जिफ्ट में क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फैलोपियन ट्यूब में जो होता है वो जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। वहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और अगर जो अप टू 8 ब्लास्टोमियर की बात करें तो वहाँ पे जिफ्ट टेक्निक का, और ये दोनों टेक्निक जो होती है वो IVF में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी मतलब जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, कंसीव का मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। तो देखो, इसी साल क्वेश्चन था नीट में 2025 में, सेम क्वेश्चन जो टॉपिक है, यहाँ से मल्टीपल अलील का केस बनता है ना। तो यहाँ पे देखो, आई जीन जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मतलब 3 हमारी जो है आई जीन जो होती है वो 3 एलील बनाती है। तो कौन कौन से बनाती है, IA बनाती है, IB बनाती है और स्मॉल i बनाती है। ठीक,
तो यहाँ पे ए शुगर बन गई, बी शुगर और ऐसी जो कोई शुगर नहीं बनाती। तो आई जीन के 3 एलील यहाँ पे मिल गए, इसीलिए इसको किसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है द आई जीन हैज़ 3 एलील्स, तो बिल्कुल बात सही है, अभी हमने बताया। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील्स, ए पर्सन विल हैव ओनली, हाँ ये बात सही है, एक पर्सन के पास केवल 2 एलील हो सकते हैं, जबकि टोटल एलील जो होते हैं वो 3 होते हैं। भाई एक पर्सन है, जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप का है, तो उसके पास या तो IA होगा या उसके पास क्या होगा IAIO होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब देखो इसके पास या तो ये 2 जीन होंगे, 2 एलील होंगे, या फिर ये 2 एलील होंगे ए, ठीक है। अगर जो AB ब्लड ग्रुप का है तो क्या कहोगे IAIB, तो ये भी ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये ऐसे आप उसको बता सकते हो। अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, When IA and IB प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, तो सेम टाइप का शुगर नहीं एक्सप्रेस करते हैं गाइस, यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि देखो ए शुगर अलग होता है, बी शुगर अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग शुगर ये प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम वाला यहाँ पे टर्म जो है वो गलत हो गया। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, मैंने आपको बताया था कि आई जो स्मॉल आई होता है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इसमें में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये डोमिनेंस भी ये बताता है ना, डोमिनेंस, को डोमिनेंस भी यहीं से, को डोमिनेंस की भी कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। और मल्टीपल अलील का केस तो हाई है, ये किसका है, मल्टीपल अलील। अगर जो तीनों ऑप्शन मिले, आपसे पूछा जाए कि IAB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कितने केस बनते हैं, तो फिर 3 केस बन जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पेयर। तो लाइगेस का काम क्या होता है, जोड़ना होता है, तो ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता है, पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। जैसे कि आपने DNA रेप्लिकेशन देखा होगा, ठीक है, एक सेकंड, ये जैसे मान लो ये आपका DNA है, ठीक है, यहाँ से ये DNA रेप्लिकेशन इस टाइप से, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन करता है, आपको पता होगा है ना, पॉलीमराइजेशन करता है, तो फिर ये ब्रेक नहीं करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेपरेट द 2 DNA स्ट्रैंड, हाँ ये बात सही है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेपरेट द 2 DNA स्ट्रैंड, नहीं, ये काम न्यूक्लियस का नहीं। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। कट करता है, ये क्या करता है, कटिंग का काम करता है। अगर जो वो इंड से कट कर रहा है तो उसको एक्सोन्यूक्लियस नाम देंगे, और अगर जो वो मिडिल से कर रहा है या अंदर से कर रहा है कट, तो फिर वो उसको एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, तो वो क्या करता है, शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होती है उसको कट कर देता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो बात तो सही है, विद इन द नहीं करता है, विद इन नहीं करता है, ये इंड पे करता है। मैंने ये बताया आपको, एंडोन्यूक्लियस अगर जो होता है यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस की जगह पे एंडोन्यूक्लियस होता है, तो ये विद इन द DNA करता है, मतलब DNA के अंदर कट लगाता है ये, ठीक है। विद इन का मतलब DNA के अंदर। और अगर जो बाहर की तरफ बोले, बाहर की तरफ अगर जो कोई कट लगा रहा है तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर कर रहा है, तो लाइगेस हो जाएगा ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। बहुत पास बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो थोड़ा सा उससे क्वेश्चन को आपको करना है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो हीमोफीलिया वाई लिंक्ड बिल्कुल नहीं है, एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव डिजीज़ होती है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, एक्सीलेंट रेसेसिव डिजीज़। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है, डोमिनेंट नहीं होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। सिकल से एनीमिया क्या होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर, हाँ ये याद कर लेना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी उन्होंने दे दिया है, तो क्रोमोसोम नंबर पे ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं होती, ये भी ऑटोसोमल होती है और रेसेसिव होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये डिसऑर्डर आपको पढ़ के जाना है, और साथ में ये अगर जो एक बार पूछ लिया गया है तो क्रोमोसोम नंबर पे आपको ध्यान देना है। सिकल सेल एनीमिया जो है क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से यहाँ पे मैचिंग वाला है, तो ग्रिगेरियस या पॉलीफैगस पेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, लोकस्टा। ये हमारा क्वेश्चन जो लिया गया है ये क्लास 11 की जो NCERT है, एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे ये सारे आपको दिए गए हैं, तो आप आराम से इसको आप मैच करवा सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो आसान लग रहा है, बायोल्यूमिनिस कौन करता है, टीनोप्लेना, मतलब जो टीनोफोरा जो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये प्लूरोब्लैंकिया हो गया, टीनोप्लेना वगैरह हो गया, ये सारे एग्जाम्पल वहाँ पे मिलते हैं। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल, तो देखने से लग रहा है ये गायनोडर्म का एग्जाम्पल बता रहा है, तो एस्टेरियास हो जाएगा। बाकी आप मैचिंग करवाते रहिए, बहुत आसान है। बुक लंग किस में होता है, स्कॉर्पियन में होता है। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया गाइस। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, तो ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो टॉपिक दिया वहाँ पे मलेरिया की साइकिल दिखाई गई है, तो वहाँ पे ये स्पोरोजोइट यहाँ पे हो जाएगा, जो
इन्फेक्शियस एजेंट होती है और ये हमारी फीमेल एनोफ्लाइज के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। स्पोरोजोइट, इसी की वजह से इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है मलेरिया का। क्लियर। अगला, आइडेंटिफाई सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दी है। तो ग्लाइकोसिडिक किस में होगा? कार्बोहाइड्रेट में होगा। पेप्टाइड किस में होगा? प्रोटीन में होगा। ठीक, तो आपको ये देखना बस खाली है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका? फ्रक्टोज का पॉलीमर है कौन? इन्यूलिन। और ये डहलिया के रूट में पाया जाता है। रूट ऑफ डहलिया में पाया जाता है इन्यूलिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट ही शुगर है। शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जेनेटिक मटेरियल में भी, डीएनए में प्रेजेंट होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? हमारी पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि प्रोटीन है। तो ये आपसे पेप्टाइड बॉन्ड और आपसे कार्बोहाइड्रेट, तो ये इसका आंसर जो है। बाकी देखो काइटिन जो है ये शुगर है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है। लिपिड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरॉल हमारा क्या है? ग्लिसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रोक्सी फेनॉल, वो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है, एल्कोहल है, तो उसमें आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नहीं होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेलुलोज हमारा शुगर है, ठीक है, यहाँ पे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। बट लेशिथिन जो हमारा है ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, तो यहाँ पे आपका लिपिड है मतलब फॉस्फोलिपिड, तो यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन गाइस करके जाने चाहिए और सारे ऑप्शन आपको देखने चाहिए इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पे वन विद इन द अदर होता है। तो देखो पोलिन ग्रीन क्या होता है? पोलिन ग्रीन हैप्लॉइड होता है, ठीक है, 2 जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात बोली जा रही है। और एंथर क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो जो ये होता है पोलिन ग्रेन कहाँ होता है? एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिप्लॉइड के अंदर मतलब 2 जनरेशन हो गई, ठीक है, 1 जनरेशन विद इन अदर। तो यहाँ पे 2n एन जो है 2n में प्रेजेंट है, ठीक। जर्मिनेटेड पोलिन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट। अब पोलिन ग्रेन भी हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये 2 जनरेशन तो अलग अलग नहीं हुई, दोनों तो हैप्लॉइड हैं, तो ये बात नहीं होगी। सीड, सीड जो है वो भी 2n है, ठीक। और जो फ्रूट हमारा है ये भी क्या है? 2n है, तो ये भी गलत हो गया। एम्ब्रियो शैक, एम्ब्रियो शैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो गाइस होता है वो n होता है, जबकि ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है? 2n होता है। तो एम्ब्रियो शैक इनसाइड द ओव्यूल, तो n 2n के अंदर, ठीक। तो ये बात यहाँ पे हो गई। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेस इन द रूट। अच्छा ये कोई टॉपिक हट गया गाइस है, तो ये टॉपिक आपको ध्यान नहीं देना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आओ, 14 वाले पे, हाँ यहाँ पे आओ। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। सॉरी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 इन गैप 1 फेज ऑफ द इंटरफेज। तो इंटरफेज G1 होता है, S G2, देन यहाँ पे क्या होता है? M फेज होता है। तो ये हमारे ये जो 3 फेज होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। तो यहाँ पे G1 फेज के बारे में आपको बताना है। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं, डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो या रेप्लिकेशन जो होता है वो S फेज में होता है। और एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं होता है गाइस, ये हमारा देखने को मिलता है इनिशियल फेज ऑफ द प्रोफेज, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए, हाँ ये बात तो सही लग रही है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, तो न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में होता है, साइटोकाइनेसिस में नहीं, या इंटरफेज में नहीं होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 3rd हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, तो चीज़ें आपकी थोड़ी आसान हो जाएंगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रेस्ट बॉर्डर माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, तो ये कहाँ होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, पीसीटी में। तो पीसीटी में हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और साथ में यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस होती है, लेकिन डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो होती है बट ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस वहाँ पे नहीं होता। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे जो गाइस बोला गया है वो क्वेश्चन ये है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इनकरेक्ट। ये इंक्लूजन बॉडी कई साल से गाइस नहीं पूछा गया है, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये बात तो सही है कि मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल, हाँ ये बात सही है। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये बात सही। दीज रिप्रेजेंट रिचर मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो देखो बात यहाँ पे अगर जो इसकी करें, दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन नहीं होता है यहाँ फूड का, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आगे यहाँ पे ये लेकिन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, तो इसको छोड़ स्किप करके मत जाना है। इंक्लूजन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको, तो जी मतलब गॉडी बॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन बोले या ग्लाइकोलिपिड बोले, वो कहाँ होगा, गॉल्जी बॉडी के अंदर होगा। ठीक, इसके अलावा ये टॉपिक इसी बार पूछा गया है नीट 25 में। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पे एथिडियम प्रोवाइड इन यूवी रेडिएशन। बहुत बार पूछा क्वेश्चन गया है, इसी साल 2 क्वेश्चन आए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इसमें से एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। ठीक, और ये क्वेश्चन वो लोडिंग वाला पूछा है, लोडिंग और लोडिंग पे, जब एनोड पे लोडिंग कैथोड पे लोडिंग कर देते हैं तो फ्रैगमेंट डीएनए के जो है कैसे मूव करते हैं, तो वो पूरा पूछा गया था प्रोसेस, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद, ये रेस्पिरेशन जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड क्या, आप तो फर्स्ट चैप्टर उसको कहोगे, तो पहला वाला चैप्टर हट गया है डाइजेशन वाला, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बात सही है। पार्शियल प्रेशर अगर जो ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ये बाइंडिंग अच्छी होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ हीम, हाँ बिल्कुल, अगर जो पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तो बाइंडिंग को इंटरफेयर कर सकती है। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमो, तो हाइयर देखो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हाइयर होगी गाइस, तो वहाँ क्या होगा, pH लो होगा। पहली बात ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा एंड CO2 क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये एल्वियोलाई की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कम हो जाएगी। भाई अगर CO2 का लेवल ज़्यादा वहाँ पे है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे फेवर नहीं करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बात तो गलत हो गई। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बात सही है। एल्वियोलाई में चूँकि PCO2 का लेवल कम होता है तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। चलिए अगला यहाँ पे रे फ्लोरेट, यहाँ पे रे फ्लोरेट की बात करें तो ये कैसा होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है। इस बात के लिए डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों पढ़ के जाइएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपोजिटी जो फैमिली है, मतलब एस्ट्रेसी जो फैमिली, वहाँ पे आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिल जाती है। ये देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इस बार पूछा गया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस घटक वाला, तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। 2025 में जो पूछा क्वेश्चन गया यहीं से क्वेश्चन आपका उठाया है। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर्मन, तो घटक होगा, पाइप से पढ़ोगे तब भी वही सेम मिलेगा, और मतलब इधर से पढ़ोगे तब भी सेम, इधर से पढ़ोगे तब भी सेम, पोलैरिटी आपको सेम रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। मतलब अगर जो इधर से आपने 5 प्राइम लिया तो इधर से भी आपको 5 प्राइम लेना है, तो और दोनों सीक्वेंस जो है वो सेम मिलेंगे आपको, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगला यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल बात सही है। पूरी लेंथ को वो अच्छे तरीके से पहले वो करते हैं, फंक्शनिंग उसकी करते हैं, उसके बाद में फिर मतलब इंस्पेक्शन करते हैं तो बाद में कट लगाते हैं। 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, अभी हमने बताया था इसके पहले। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, हाँ ये बात सही है, जहाँ पे पैलिंड्रोमिक साइट मिलता है, अभी पैलिंड्रोमिक साइट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बात सही है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, तो स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़े जाते हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन बात यहाँ पे किसके बारे में की जा रही है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन लिखा है रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो स्टिकी एंड नो डाउट डीएनए लाइगेज से द्वारा जोड़े जाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो तीनों ऑप्शन आपके बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, लेकिन ये वाला आपका जो आंसर है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर लग रहा है मुझे, लेकिन ये अगर जो देखा जाए तो मोस्ट फेवरेट आंसर यही होगा रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक, तो ये 22 क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आते हैं, तो 23 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है, विच द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या होगा हमारा एक्टिवेटेड स्लज होगा। ये जब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन टीवी पढ़ेंगे तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पे ये टॉपिक पूरा दिया है, तो इसको आप एक बार थ्योरी इसकी रिकॉल कर लेना, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, ये देखो इसी साल क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ नीट में जो PYQ की जो इंपॉर्टेंस है वो गाइस बहुत अच्छी है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, मतलब थोरेसिक जो वॉल्यूम इंक्रीज करना है, थोरेसिक जो प्रेशर होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर उसको कम करना है। ठीक है, तो डायफ्राम को कॉन्टैक्ट करोगे, डायफ्राम कॉन्टैक्ट होगा तो उसके बाद में क्या होगा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी इसमें है। ठीक, तो यहाँ पे डायफ्राम कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करोगे डायफ्राम को
तो थोरेसिक जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये बात ध्यान रखनी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को आपको कॉन्टैक्ट करवाना है। इंटरकॉस्टल मसल कौन सी होती है? जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल, तो उनको आपको क्या करवाना है? कॉन्टैक्ट करवाना है। पल्मोनरी वॉल्यूम, ये बात गलत है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नो, दोनों बातें यहाँ पे गलत लिखी हैं, तो आंसर हमारा जो है फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, तो देखो गाइस यहाँ पे सिंपल सा है, द हेड होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम। देखो हेड में जो है बहुत ही कम मात्रा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉकरोच के टर्म्स में। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होता है? उसके जो बॉडी होती है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वहाँ पे इसके ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है। दैट्स वाई अगर जो आप पेड़ का कट भी कर दे तो तब भी वो कई दिनों तक जिंदा रहता है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसके हेड में कम मात्रा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, बाकी उसके जो है बॉडी में रहता है, इसीलिए मरता इतनी जल्दी नहीं है कॉकरोच। इसके अलावा यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पूछा गया है। इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। तो ये बात यूरो कॉर्डेट के लिए नहीं, ये बात किसके लिए सत्य है? सिफेलोकॉर्डेट के लिए, ठीक, वहाँ पे ऐसा होता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ नोटोकॉर्ड वहाँ पे होती है, मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ तक प्रेजेंट होती है, तो ये बात गलत है। अगला, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। हाँ ये बात सही है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है जब वो एडल्ट फॉर्म में आता है, यही नोटोकॉर्ड इसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, तो बी इसका सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, हाँ ये बात सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल भी होता है एंड हॉलो भी होता है। देखो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीछे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिला के इसको बोलते हैं ना, हॉलो होती है ना स्पाइनल कॉर्ड हमारी। कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड, नहीं हेमिकॉर्डेटा नहीं होता है, हेमिकॉर्डेटा गाइस नहीं होता, ये हमारा पहले रखा गया था कॉर्डेटा में, बट अब नहीं, इसको हटा के अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको गाइस करने आने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच द फॉलोइंग विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये मैच करवाना है। तो बैसिलस सीरेंजेनेसिस का काम क्या होता है? ये क्राई प्रोटीन वाला, याद करो, बीटी जीन, तो बीटी जीन 2 प्रोटीन बनाती है ना, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकेंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी, ऐसे प्रोटीन बनती हैं। थर्मस एक्वाटिकस का काम क्या होता है? ये एक जब पीसीआर हम लोग करवाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी का थर्ड हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफीमुरियम क्या होता है? साल्मोनेला टाइफीमुरियम ए का 4 हो जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफीमुरियम कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही तो है। तो ये मैचिंग आप करवा लीजिए इसमें आराम से, पहले चैप्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28। अब ये वाला क्वेश्चन गाइज नहीं है, पे टॉपिक नहीं रहा, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये भी देखो गाइज नहीं, हार्ट बोर्ड ये सब बोर्ड वगैरह सब फट गया टॉपिक, तो इसको भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आ सकता है। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट और इसमें ये बायोमोलिक्यूल बेसिकली चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन कुछ मिला के। तो देखो एब्रिन एंड रिशिन, ध्यान देना, एब्रिन रिशिन ये ड्रग्स होते नहीं, ये क्या होते हैं? हमारे टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। तो ये टॉक्सिन्स जहाँ पे होगा, ये सेकेंडरी देखो दिया भी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक। तो डी का फर्स्ट, और अगर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पूछे तो एब्रिनेशन क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं, ध्यान देना। तो डी का फर्स्ट, और देखो डी का फर्स्ट एक ही में दिया है, दैट इज पहला वाला आंसर हो गया क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से। बाकी आप देखो यहाँ पे इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो मेलोनेट, याद करो, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेट और मेलोनेट वाला जो एग्जांपल दिया है बैक्टीरियल पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए, ये एंजाइम टॉपिक से क्वेश्चन लिखा गया, ठीक। सेल वॉल मटेरियल क्या हो जाएगा? फंजाई का कैटिन हो जाएगा। और पजेज पेप्टाइड बॉन्ड, तो किस में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन क्या होती है? प्रोटीन होती है, सिंपल सी बात है, तो पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 31।
मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। बहुत 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 सुपर क्वेश्चन, इसी साल 2025 में क्वेश्चन उठाया गया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब हमारा रिलीज होता है, एलएस सर्ज होता है तो वहाँ पे रिलीज होता है, तो ये मियोटिक डिवीजन उसमें जो होता है वो किसमें होता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। जैसे ही हमारा पेनिटेशन कर देता है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओवम में बेसिकली सेकेंडरी जो oocyte हमारा होता है, तो यहाँ पे जब स्पर्म हमारा इसको क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस डाल देता है ओवम की सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भाई पढ़ लो एक बार, सुपर लाइन ही है, बहुत कंफ्यूज करता है ये लाइन। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द सेकेंडरी oocyte विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ओवम एंड टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी। इंपॉर्टेंट है, एंट्री ऑफ स्पर्म इन द सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर जब हमारी स्पर्म की एंट्री हो जाती है उसके बाद में ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 7 मिलियन रट लीजिए, नियरली 1.5 मिलियन जो है ये टोटल IUCN के द्वारा टोटल बायोडाइवर्सिटी दी है। यहाँ पे टर्म जो लिखा है नियरली लिखा है, ध्यान देना, नियरली 1.5, लेकिन रॉबर्ट ने जो बताया था वो 7 मिलियन बताया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट पेज ऑफ ट्रांसलेशन, तो क्या होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, मतलब यहाँ पे बेसिकली चार्जिंग ऑफ tRNA होती है, इसको अगर जो हम लोग बोलें तो चार्जिंग ऑफ tRNA, बाद में वहाँ पे अमाइनो एसाइलेशन होने लगता है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में लिखा है NCERT में, ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद में विच द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाइएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो वेस्टर्न घाट नहीं एक ऐसा ग्लोब, विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब मतलब वर्ल्ड वाइड, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है। और वो इंडिया में बोलें तो फिर कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। चलिए अगला यहाँ पे गाइस है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रो इंसुलिन, हाँ बिल्कुल, इन मैन के अंदर जो इंसुलिन बनती है वो प्रो इंसुलिन के तौर पे बनती है। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, द प्रो इंसुलिन हैज़ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, राइट। प्रो इंसुलिन के अंदर क्या होता है, सी पेप्टाइड होती है, जब आप ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ोगे, और ये क्वेश्चन पूछा भी खूब जाता है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात गलत गाइस यहाँ पे है, क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होता है, गलत ही हो जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, इसी साल क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट 25 में, यही वाला क्वेश्चन उठा के पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है PYQ लगाना, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बताइए आप, ठीक है, पढ़ते नहीं PYQ वगैरह तो कैसे काम चलेगा। ये देखो, अच्छा ये रूट और स्टेम के बारे में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आया, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट सो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, तो जैसे ही स्कैटर्ड हो तो मोनोकॉट की तरफ ध्यान जाएगा, है ना, स्कैटर्ड बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सीथ, पकड़ में आ गया होगा तुरंत एकदम। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस, ग्राउंड टिश्यू छोड़ो इसको, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज, अब क्लोज है तो मोनोकॉट होगा, ठीक, कंजॉइंट है तो कैसा हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, सिंपल सी बात। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट तो मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट है तो क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहले आंसर इसका मिल गया, ठीक। रेडियल होता है किसमें होता है, रूट में हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो 6 से 15 पेयर इसी साल नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। किसमें होता है, साइक्लोस्टोम्स में होता है। 6 से 15 पेयर आप गिल सिलिट, ठीक। एक्टोपैरासाइट एंड सम फिशेस, यही लाइन एकदम डायरेक्ट पूछी गई थी, तो 37 का अगर 1 और 2 मिला लिया आपने, पहला आंसर आपका मिल गया। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन एयर ब्लैडर कहाँ होते हैं, कॉन्डक्ट थाइस में होते हैं, किस में होते हैं, कॉन्डक्ट थाइस में। पॉइजन स्टिंग क्या होती है, ट्रिगन होती है। आराम से इसका आंसर पहला हो जाएगा, ये देखो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कई बार नहीं पूछा गया तो इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनले मिलर का बहुत बेहतरीन एवोल्यूशन में जो है आपका एक्सपेरिमेंट दिया है, तो इसलिए ये पढ़ के आपको जाना है। तो लिखा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग, तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, दोनों टेम्परेचर गलत है। पहले वाले टेम्परेचर होगा 800 डिग्री सेल्सियस, पहली बात तो आपको ये करना वहाँ पे है। फिर ये करना है
मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी एंड वाटर वेपर था। ये देखो अमोनिया कैसे लिखा है, NH4 लिखा है, ये नहीं था। तो पहला आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ के एक बार जाना है क्योंकि कई बार से नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है डायरेक्ट लाइन आपसे पूछ लेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो थी, ये डायरेक्ट लाइन आपको याद रखनी है कि कार्ल वॉन अर्न्स्ट वॉन बियर के द्वारा इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 इज से दैट द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। अच्छा ये ट्रांसपरेशन है, इसको छोड़ो, ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना, छोड़ना मत, बायोमोलिकुलर चैप्टर में दिया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइचीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर द ईयर। तो डिफेंस एक्शन, देखो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल और इकोलॉजी जब पढ़ोगे, पहला चैप्टर इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ये लाइन दी है, ये नहीं दिया वहाँ पे है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो प्लांट प्रोडक्ट सच एज निकोटीन, स्ट्राइचीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर द ईयर। डिफेंस एक्शन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, गया काफ़ी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाँ ये देखो, वाह, रिपीटेड मैनी टाइम्स क्वेश्चन। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ प्रोवेश को एंजाइम इन फोटो रिस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने कि कितने इसमें से मॉलिक्यूल, तो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक, दो कार्बन का होता है, और एक बनता है आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 कार्बन का होता है। तो 2 कार्बन का और 3 कार्बन का बनता है। प्रोवेश को खुद में क्या है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ऑब्वियस सी बात है, जब टूटेगा तो यही तो बनाएगा जब 5 कार्बन का है। तो यहाँ पे क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, तो नहीं 2 मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 नहीं 6 तो बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। 4 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल ही बनाएगा। एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का बनाएगा। पहला PGA बनाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट। ये फास्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये 2 कार्बन का होता है। PGA जो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का होता है, तो 42 का हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 सेड दैट BT कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। तो किसके लिए हो जाएगा, इस इंसेक्ट पेस्ट के लिए हो जाएगा। BT जीन किसके लिए होती है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए होती है। इस साल के लिए BT जीन है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक। विच आर द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीट, देखो जितना अच्छा नहीं मैन के एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब मैन मेड एक्शन। तो मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, विच आर द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, बहुत क्लोज इसके आंसर दिए हैं, तो 44 का थर्ड आंसर मुझे लग रहा है। यस, अच्छा इसमें कई है, इसमें थर्ड, अच्छा वही तो मुझे लग रहा था कि कई इसमें आंसर है, तो ये भी हो सकता है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीट, ये भी हो सकता है। एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड लाइक डॉग, तो BCD यहाँ पे लग रहा है। यस, क्लियर है, चलिए। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड थिंग्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी के बारे में आपको बताना है। इम्यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में है, तो ये ध्यान रखना है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग आर डेड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल बात सही। एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है, जब हमारी बॉडी स्वतः एंटीबॉडी रिलीज करती है, तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव। जाहिर सी बात है, जब हमें बाहर से एंटीबॉडी मिलेगी दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये बात सही है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये क्विक होती है, ऐसा तो नहीं है क्विक नहीं होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब होता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी दो एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप से काम करती है। एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये पहली बार पैथोजेंस को देखती है, ठीक है, तो पहचान लेती है उसको है, ठीक। लेकिन जब सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है।
सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो क्विक होता है, उसका नाम होता है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या होता है? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। तो इसका जो थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है, द करेक्ट ऑप्शन इज 3 बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स अ फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन कंपेरिजन टू पैसिव इम्यूनिटी वेयर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी आर एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन अब टॉपिक नहीं रहा है, उसको नहीं पढ़ते। चलिए गाइस, 45 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी इनसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नीट में आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देन जो रीनीट हुआ था 2020 वाला, वो वाला पेपर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। होप बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिला होगा इस लेक्चर से। मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।